हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 16 है और हर लेक्चर में हम टोटल 30 क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे के सारे जो 30 क्वेश्चन है ये 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो NCERT साइंस की बुक है वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। और ये डेली लेक्चर सीरीज रात को 9 बजे आती है, ठीक है। और अब इसमें टोटल समथिंग 3000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं और हर क्वेश्चन में कम से कम 5 जानकारी एक्स्ट्रा होती है, मतलब 5 या 15,000 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे पूरी लेक्चर सीरीज में। और इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 431वें नंबर का है, क्योंकि 430 क्वेश्चन हम इससे पहले के जो लेक्चर थे 15 लेक्चर उनमें हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की, या फिर यहाँ पे को आएगा किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग होते हैं अलग से, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये सब के सब कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो जो कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं उसे कोशिकांग कहते हैं। और इस कोशिकांग में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें प्रोटीन का क्या होता है, फैक्ट्री कहा जाता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो राइबोसोम होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो राइबोसोम है ये किसका बना होता है, तो राइबोसोम खुद RNA, ठीक है, RNA और एक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइबोसोम किससे बना होता है, तो RNA और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और RNA क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम भी करता है, यह आपको याद रखना है। यहाँ पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या फिर ऊर्जा ग्रह कहते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम दे रखा है, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई यहाँ बस आएगा, ठीक है, जब कोई बस, ठीक है, जब कोई बस अचानक गतिशील होने लगती है, मतलब आप बस में बैठे होंगे कभी बस में या ट्रेन में, तो वो अचानक जैसे ही चलने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। ये भी आपने महसूस किया होगा कभी ना कभी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक स्थिति की व्याख्या करता है, या मतलब इस स्थिति की व्याख्या करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ऐसी कुछ है कि एक बस है, खड़ी हुई है, ठीक है, उसमें आप बैठे हुए हैं, जैसे ही बस चलना स्टार्ट करेगी आप पीछे की ओर आपको एक धक्का लगेगा, तो कौन से नियम का पालन हो रहा है, या न्यूटन के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, सेकंड है संवेग संरक्षण का नियम, थर्ड है न्यूटन का तृतीय नियम, और फोर्थ ऑप्शन है दूसरा नियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम यहाँ पर काम कर रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं कि जड़त्व के नियम के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें अचानक होती है वहाँ पर गति का प्रथम नियम काम करता है। जैसे कि पेड़ में अभी जाम लगे होंगे, अमरूद लगे होंगे, हम जाम के पेड़ में या अमरूद के पेड़ में चढ़ते हैं और अचानक उसे हिलाते हैं तो जाम या आम जो भी हो वो नीचे अचानक गिर जाते हैं, तो वो भी कौन सा नियम होता है, गति का प्रथम नियम होता है, ठीक है। और अगर ट्रेन, अब देखो यहाँ पर गति का जो प्रथम नियम होता है इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, आपको पता होगा। गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो जड़त्व खुद दो प्रकार का होता है, मतलब गति का प्रथम नियम दो प्रकार का होता है, स्थिर का जड़त्व, ठीक है, स्थिर, ठीक है, स्थिर का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। तो स्थिर का जड़त्व होता है मतलब जब बस अचानक चलना स्टार्ट कर रही है, कहने का मतलब पहले स्थिर थी पर चलना स्टार्ट कर रही तो उसे स्थिर का जड़त्व कहेंगे। परंतु जब बस चल रही है, ठीक है, आप बस में बैठे हुए और बस चल रही है, पर जिस टाइम या जिस वक्त बस रुकती है तो उस टाइम क्या होते हैं, आप आगे की ओर झुकते हैं, आगे की जो ओर झुकते हैं, मतलब गतिशील थी और रुकी तो उसे हम बोलते हैं गति का जड़त्व, पर स्थिर थी और गति करने लगी तो उसको स्थिति का जड़त्व कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे कि आप एक पेड़ पे चढ़ते हैं और पेड़ पे चढ़ते हैं और सपोज कि उस पेड़ में आम लगे हुए हैं और आम अगर आप उस डाल को हिलाते हैं, ठीक है, टहनी को हिलाते हैं, तो जैसे ही आम नीचे गिरते हैं तो वहाँ पे कौन सा जड़त्व काम करता है, तो गति का प्रथम नियम तो काम करता है। पर आम पहले स्थिर थे, पर जैसे ही आपने पेड़ की डाल को हिलाया तो आम गति अवस्था में आए, तो स्थिर थे तो कौन सा जड़त्व काम करा, तो स्थिर का जड़त्व काम किया। ये आपको चीजें याद रखना है। पर गति का फर्स्ट नियम तो याद
रखना ही रखना है, इसके अंतर्गत स्थिति का जड़ तो वहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो इस आधार पर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर अभी भी आपके पास समय है, NCERT की बुक आपने नहीं पढ़ी होगी तो 6वीं से पढ़ना स्टार्ट करिए। 6वीं से 10वीं तक 4 से 5 बार अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपको अदर कोई भी साइंस के लिए पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और डेली ये 9 बजे आप लेक्चर लगा ही रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 433वां कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है तो पहले हम क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कली चूना। ठीक है, जैसा लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है कि कली चूना खालिस्तान बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो कली चूना क्या बनाने के लिए पानी के साथ क्रिया करता है। तो सबसे पहले तो कली चूना का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो CaO होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे ही कहा जाता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहा जाता है कली चूना। और ये पानी के साथ अगर प्रतिक्रिया करेगा, मतलब H2O के साथ जब क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो CaOH होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस बनेगा और इसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो देखो कली चूना खालिस्तान बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। बना क्या है, ये हो जाएगा क्या, स्लैक चूना। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, स्लैक चूना कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि CaOH होल ट्वाइस को एक और नाम से जानते हैं, किसे, स्लैक चूना के नाम से जानते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि कली चूना खालिस्तान बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो क्या बनाने के लिए, तो स्लैक चूना बनाने के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भी सारी चीज़ें यहाँ अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने जो अभी लिखा था CaOH होल ट्वाइस, इसे क्या कहा जाता है, तो बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और बिना बुझा हुए चूने की बात करें तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना, और जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब CaOH होल ट्वाइस, ये शुष्क बुझा हुआ अगर चूना है, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना है, इसके ऊपर अगर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे मतलब Cl2 अगर प्रोवाइड करेंगे तो जो बनेगा वो बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2। तो आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो जब बुझा हुआ चूना हो, ठीक है, बुझा हुआ चूना तो है परंतु शुष्क हो, ठीक है, नमी इसमें ना के बराबर, उसमें क्लोरीन गैस से प्रोवाइड करेंगे तो बनेगा क्या, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपसे अगर पूछ लिया जाए तो CaOCl2 होता है किसका फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का। और इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते, तो आप अगर गांव में या शहर में होंगे तो आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में एक पाउडर छिड़का जाता है नालियों में, ठीक है, तो वो एक ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। वैसे गाँव में कुओं में डालने के लिए क्या होता है, पाउडर एक आंगनवाड़ी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो भी एक क्या होता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या था, सिलेक्ट चुना, ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, है ना। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे। अगला क्वेश्चन है 434 नंबर का कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आप समझ गए होंगे, परंतु ये पूछा गया है कि जब पृथ्वी बनी, ठीक है, स्टार्ट में जब पृथ्वी एक गोल आकार लिया और इसमें सबसे पहले कोई ना कोई एक पौधे बने होंगे, और जो पौधे बने होंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन छोड़ा किसने, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे। तो पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति जब हुई तो सबसे पहले ऐसे कौन से जीव थे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करी और ऑक्सीजन का निर्माण करा, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, थर्ड ऑप्शन है हरे शैवाल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, साइनोबैक्टीरिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे, साइनोबैक्टीरिया थे। कौन से, साइनोबैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया साधारणतः प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया है साधारणतः प्रकाश संश्लेषी होते हैं, परंतु ये दिखाई किसके जैसे दिखते हैं, तो जीवाणु की तरह दिखते हैं। कौन, साइनोबैक्टीरिया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया को नीली हरी शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि नीली हरी शैवाल क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया को ही नीली हरी शैवाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। मतलब आप अगर कवक देखे होंगे, ठीक है, आपने कवक देखा होगा, मतलब एक रोटी को क्या करना, गीली करके रख देना 2-3 दिन के लिए,
रोटी को जब रखोगे तो उसके ऊपर जो बनेगी फफूंदी उसे कहा जाता है तो कवक। तो कवक के ऊपर भी साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। उसी प्रकार अगर आप कोई पेड़ देखोगे तो पेड़ की छाल में एक हरे हरे कलर का कुछ दिखाई देता है, तो उसमें भी क्या रहता है, साइनोबैक्टीरिया रहता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो साइनोबैक्टीरिया है कवक से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधे भी जो होते हैं ना उनके साथ भी सहजीवी का संबंध रखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रख ली होगी। तो क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या है, साइनोबैक्टीरिया। पर एक और चीज़ यहाँ याद रख लो कि साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत ही बैक्टीरिया के अंतर्गत एक और आता है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आपने नाम सुना होगा आर्की बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है ये प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया है वो प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ये अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 435 नंबर का, कि आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबल गैस को रखा गया है। ठीक है, तो आपने आवर्त सारणी देखी होगी, कुछ इस प्रकार आवर्त सारणी होती है। तो नोबल गैस मतलब होती है, ठीक है, अक्रिय गैस की बात करें तो जो 18वां वर्ग है, 18वें वर्ग में क्या रखा गया है, नोबल गैस को रखा गया है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और 18वें वर्ग में रखा गया है। नोबल गैस कौन सी होती है, तो हीलियम होती है, फिर उसके बाद आ जाता है नियॉन, फिर उसके बाद आ जाता है आर्गन, फिर हो जाता है क्रिप्टॉन, फिर लास्ट में आ जाता है क्या, जीनॉन, और लास्ट में आ जाता है OS ऑक्सीजेनियम जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो अक्रिय गैस कितनी होती है, तो 3 और 3 6 होती है ना, 3 और 2 5, वैसे 6 भी होती है। ऑक्सीजेनियम को भी अब गिना जाता है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और सॉरी रेडॉन तो लिखा ही नहीं है ना, RN रेडॉन हो जाएगा। तो ये रेडॉन हो जाएगी 6 अक्रिय गैस। ये आपको याद रखना है, 18वें समूह में रखा जाता है। इन्हें नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 436वां। तो ये हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत धारा की इकाई पूछी है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई मतलब आई का मान पूछा है कि आई का मात्रा क्या है, इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन है कूलॉम, सेकंड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन है वाट, फोर्थ ऑप्शन है एम्पियर। तो जो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कुलॉम किसकी इकाई होती है, तो कुलॉम होती है आवेश की इकाई। जूल किसकी होती है, तो ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है, और ऊष्मा की इकाई भी क्या होती है, जूल। और वाट होती है किसकी, शक्ति की इकाई। तो आप याद रखोगे कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। कुलॉम किसकी है, तो ये हो जाएगी आवेश की। जूल किसकी हो जाएगी, कार्य का या फिर ऊष्मा का। और वाट हो जाएगा शक्ति का मात्रक। ठीक है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 437वां, कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैं ये बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब चीज़ें परिवर्तित हो जाना। जैसे आपके पास एक इस साइड में लकड़ी होगी, ठीक है, उसे जला दोगे तो राख बन जाएगी। मतलब उसी राख से फाइनली आप लकड़ी प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते। अभी एक मान लो फटाके आप जलाते हैं, ठीक है, फटाके अगर जलाते हैं तो वो एक बार फूटने के बाद दोबारा से फटाका बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो एक बार परिवर्तित होने के बाद दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है बर्फ का पिघलना। अगर बर्फ पिघलेगी तो वापस से इसे बर्फ बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। सेकेंड है मक्खन का खट्टा होना। अब एक बार अगर मक्खन खट्टा हो गया तो दोबारा उसे मीठा किया जा सकता है क्या, शक्कर डाल के तो किया जा सकता, पर ये एक्चुअल फैक्ट नहीं है ना। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कि मक्खन एक बार खट्टा हो गया तो इसे मीठा नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। पर आयोडीन का क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन, तो आयोडीन से वापस से क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। और गीले कपड़े सुखाना, और गीले कपड़े सुखाना, तो गीले कपड़े सूख तो जाएंगे और वापस से उन्हें गीला भी किया जा सकता है। ठीक है, तो वापस से जो चीज़ें प्राप्त की जा सकती है उन्हें भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, बर्फ का पिघलना, आयोडीन के क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन और गीले कपड़े का सूखना, ये सब की सब भौतिक अभिक्रिया है। जबकि मक्खन का खट्टा होना रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, अगर आपसे बन सके तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना, कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि खीरा रखा हुआ है, ठीक है, ककड़ी जिसे बोलते हैं, खीरा रखा हुआ है, उसे अगर काट दिया जाए तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी। ठीक है, खीरा है ये एक, और इस खीरे को अगर ऐसे काट दिया जाए तो ये कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक या भौतिक, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है 438 नंबर का, कि निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है, पूछा है नहीं पूछा। ठीक है, तो आघात वर्धनीय मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सपोज आपके पास एक लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, लोहे के टुकड़े को क्या करेंगे आप, हथौड़े से मारो। ठीक है, इस प्रकार से हथौड़ा होता है, हथौड़े से अगर इस लोहे के टुकड़े को मारेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसा बड़ा होते जाएगा। ठीक है, एक चादर का रूप ले लेगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर हम किसी चीज़ को अगर पीटते जाते हैं तो वो चपटा होता जाता है और आकार बड़ा होता जाता है,
उसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पाए। तो चांदी को अगर आप कूटोगे तो वह एक बड़ा रूप ले लेगा, मतलब यहाँ पर आघात वर्धनीयता का गुण होता है। तांबे में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अगर तांबे का आपके पास सिक्का हो या आपके घर में कोई बर्तन हो, अगर आप उसे डेली ठोकोगे, पत्थर से ठोकोगे, हथौड़े से, तो वो चपटा हो जाएगा, तो इसमें आघात वर्धनीयता का गुण है। एल्यूमिनियम में भी आघात वर्धनीयता का गुण है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। कि जो ग्रेफाइट होता है इसमें आघात वर्धनीयता नहीं होती है, जो कि ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। तो सिंपल से यहाँ से एक और लॉजिक निकल के आता है कि जितनी भी धातु होती है उनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। तो जितनी भी धातु होती है उनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, मतलब चांदी जो Ag जिसे बोलते हैं सिल्वर, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। कॉपर में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, एल्यूमिनियम में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, पर ग्रेफाइट में नहीं होता, मतलब अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा अगर हम किसे पीटे तो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, तो होता है Au। ठीक है, जो गोल्ड होता है, गोल्ड में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण होता है और इसके बाद आता है सिल्वर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो गोल्ड है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोना, और उसके बाद दूसरी कौन सी है, सिल्वर। एक चौंकाने वाली बात है कि अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हैं, समझना, अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हैं तो इस 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये याद रखना। इतना तन्यता का गुण भी होता है इसमें। ठीक है, तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आई होप इस क्वेश्चन से आप आघात वर्धनी क्या होते हैं ये सारी चीजें समझे होंगे। हो सकता है लेक्चर लंबा हो, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 439वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमसे यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, वो पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित 2 द्रव्यमान M1 व M2 है। ठीक है, मतलब एक इधर हो गई पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई अर्थ, और पहला ऑप्शन हम ऑप्शन को समझते हुए चलते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है, मून हो जाता है, मतलब चंद्रमा। तो पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित 2 वस्तु M1 व M2 द्रव्यमान जो कि एक दूसरे से r दूरी पर है। तो यहाँ पर एक वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान m1 है, और यहाँ पर वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, r है। दोनों के मध्य की दूरी r है कि मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 होता है। ठीक है, ऐसा कहा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हमें गलत छांटना है। क्यों सही है ये देख लो कि अगर पृथ्वी कुछ गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये अर्थ है, अगर ये कुछ गुरुत्वाकर्षण बल अगर मून पर लगाती तो यहाँ की वस्तुएं कहाँ जाती, पृथ्वी पर आ जाती, परंतु दोनों का गुरुत्वाकर्षण क्या है, समान है, 1:1 है। इसीलिए पृथ्वी चंद्रमा की कोई चीज ना तो पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी की कोई चीज डायरेक्टली चंद्रमा पर जाती, क्योंकि दोनों पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, समान लग रहा है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ सही है, जो कंडीशन बोली है सही है, पर हमें असत्य वाला बताना है। अब सेकंड देख लो, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम। ठीक है, तो न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है। ठीक है, तो ये बोला गया है। तो सबसे पहले देखो जी का हम मात्रक निकाल लेते हैं। जी का मात्रक किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आपने देखा होगा कि F बराबर से, ठीक है, F बराबर से क्या होता है, जी, ठीक है, m/r² होता है। क्लियर है, तो F क्या है, यहाँ पर फोर्स है, बल, तो हम इसे क्या बोल देंगे, न्यूटन बोल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन। अब r का अगर पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणे में जाएगा, मतलब मीटर का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब ये m भी द्रव्यमान है, ये m भी द्रव्यमान है, तो जब ये बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का स्क्वायर, मतलब kg का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये किसका मान आ गया, g का मान आ गया। तो g का मात्रा क्या हो जाएगा, तो न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो हमसे ऑप्शन में वही दिया है क्या, तो न्यूटन वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखो न्यूटन वर्ग मीटर प्रति केजी स्क्वायर दिया है। ठीक है, प्रति केजी स्क्वायर दिया है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर कि जी का मात्रक होता है क्या, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम। ठीक है, अब देखो हमसे असत्य पूछा है थर्ड। यहाँ देख लो कि जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो हमसे यहाँ बोला है कि वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो जी का मान क्यों वस्तुओं की दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो F बराबर से फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जी। ठीक है, m/r²। और कोशिश करना कि इसे चीज़ें समझो, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई टीचर आपको समझाएगा ऑप्शन के थ्रू हर चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इस पूरे फॉर्मूले में बल है, फोर्स। यहाँ पर देखेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। कहीं पर भी जी का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक वस्तुओं के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो वस्तु के बीच की दूरी का इस फॉर्मूले में कहीं रोल कॉल है क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ पर सी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उसने बोला कि
सॉरी दूरी पर निर्भर करता है ऐसा कुछ बोला है, तो यहाँ पर उसने गलत पूछा था, तो गलत क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और अगर आप चाहो तो फोर्थ भी पढ़ लो कि जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले में दोनों के द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 444वां कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। ठीक है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है कि किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था रसायन से। पहला ऑप्शन है जैक्स चार्ल्स, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट, थर्ड ऑप्शन है एंटोजन लेवाजिए और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट बायल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 440 इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि एंटोन वान, वैसे तो ये एंटोन वान लेवाजिए होता है। ठीक है, मतलब यहाँ एंटोजन लेवाजिए लिखा है, बाकी एंटोन वान लेवाजिए है। इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, तो ये याद रखना है कि इन्हें आधुनिक रसायन का जनक भी कहा जाता है। कौन को, लेवाजिए को, लेवाजियर यहाँ लिखा है, तो लेवाजिए को आधुनिक रसायन का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने दो नियम दिए थे, पहला दिया था कि स्थिर अनुपात का नियम, पहला दिया था इन्हें, जो पहला नियम था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो लेवाजिए के दो नियम थे वो याद रखना, पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और सेकंड था इसका स्थिर अनुपात का नियम, ये याद रखना है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि जो एंटोनियन लीवेनहॉक के साथ प्रथम नियम जो कि बोल रहा हूँ मैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये कौन कौन ने दिया था, तो लेवाजिए और प्राउस्ट दोनों ने मिलकर दिया था प्रथम नियम, पर द्वितीय नियम अकेले कौन ने दिया था, एंटोन वान लेवाजिए ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 441वां हो जाएगा कि खालिस्तान कोशिका विभाजन से संबंधित है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन आपने पढ़ा होगा, तो वह कौन सा खालिस्तान कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जिब्रेलिन, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा साइटोकाइनिन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिन्स है ना, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ माइलेक हाइड्राजाइड। ठीक है, माइलेक हाइड्राजाइड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की साइटोकाइनिन जो है वह कोशिका विभाजन से संबंधित है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कोशिका द्रव्य का विभाजन जो होता है ना उसे साइटोकाइनिन कहा जाता है। ठीक है, तो जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसे साइटोकाइनिन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर की कोशिका विभाजन संबंधित है किससे, तो साइटोकाइनिन से, ये आपको याद रखना है। अगर मैं ये साइटोकाइनिन की बात करूं तो ये जो साइटोकाइनिन की खोज कौन ने करी थी, तो मिलर ने करी थी, याद रखिएगा। साइटोकाइनिन की खोज करी थी मिलर ने, और कब करी थी, तो 1955 में की गई थी। तो 1955 में मिलर ने खोज करी कौन की, साइटोकाइनिन की, जो कि कोशिका विभाजन से संबंधित है। अब अगर मैं नाम की बात करूँ कि साइटोकाइनिन खोज करी है मिलर ने, परंतु इस साइटोकाइनिन नाम एक अलग व्यक्ति ने दिया, उसका नाम है लिथाम, क्या नाम है, लिथाम। तो लिथाम ने नाम दिया है क्या, साइटोकाइनिन, पर खोज करी कौन ने, मिलर ने 1955 में। ये चीज़ आप याद रख पाओगे। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन याद हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 442वां कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणविक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा बहुपरमाणविक है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम मतलब Na, सेकंड ऑप्शन है सल्फर मतलब S, थर्ड ऑप्शन है आर्गन मतलब Ar हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीजन मतलब O। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जो बहुपरमाणविक है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की जो सल्फर है ये बहुपरमाणविक होता है। ठीक है, तो और सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16, और परमाणु भार कितना होता है, तो 32 होता है। तो याद रखना है कि सल्फर क्या होता है, बहुपरमाणविक होता है। ठीक है, और भी चीज़ें याद रखोगे कि जो सल्फर है, सल्फर को हम गंधक के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो आपने हमेशा गंधक सुना होगा, तो जो गंधक होता है ना वो एक्चुअल में क्या होता है, सल्फर होता है। मतलब हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये गंधक है ना। अब एक चीज़ और याद रखना कि जो सल्फर को हम प्राप्त कैसे करते हैं, तो सल्फर के प्राप्त करने की दो विधि होती है, एक होती है फ्रॉस विधि। ठीक है, एक मिनट में यहाँ नाम लिख देता हूँ, शायद आप मेरी लैंग्वेज समझ ना पाओ, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही से, फ्रॉस विधि। ठीक है, एक जो सल्फर प्राप्त करते हैं एक तो फ्रॉस विधि से प्राप्त करते हैं, और एक और विधि होती है वो होती है सिसिली विधि। ठीक है, ली विधि। ठीक है, तो जो सल्फर है वो दो विधि से प्राप्त किया जाता है, एक फ्रॉस विधि और एक सिसिली विधि। तो ये आपको याद रखना है कि सल्फर जो बहुपरमाणविक है, परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु भार 32 है। ठीक है, परंतु इसे प्राप्त किया जाता है किससे, फ्रॉस विधि से और सिसिली विधि से प्राप्त किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 443वां कि ध्वनि की पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है लय, सेकंड ऑप्शन है आयाम, थर्ड ऑप्शन है तीव्रता, फोर्थ ऑप्शन है आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की जो ध्वनि की पिच है वो किस पर डिपेंड करती है, तो आवृत्ति पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आप याद रख लेते हैं। फिर आगे अगर आप याद रखोगे इसमें तो ध्वनि की आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब हम ये पिच क्या बोल सकते हैं कि तारत्व, कहने का मतलब कि आपने बच्चों की आवाज़ या फिर लड़कियों की आवाज़ सुनी होगी गर्ल्स की, उनके आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, कहने का मतलब पिच अधिक होता है। इसका मतलब है कि आवृत्ति भी क्या होती है उनकी अधिक होती है। परंतु बॉयज़ की आवाज़ या आप मेरी खुद की आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरा पिच क्या है, कम है, मतलब आवृत्ति क्या है, कम है। ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज़ में अंतर होता है, ये चीज़ आप समझ गए क्या। और जितनी ज़्यादा तारत्व अधिक होगा उतनी पतली आवाज़ होगी, तीक्ष्ण आवाज़ होगी, ये याद रखना है। और एक चिंपांजी होता है, याद रखिएगा कि इस पूरी पृथ्वी पर एक चिंपांजी पाया जाता है और एक चिंपांजी का तारत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है बंदर। ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और एक गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला चिंपांजी, शायद ये दो गोरिल्ला और चिंपांजी एक ही नाम होंगे, है ना, और एक बंदर। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखोगे। अब बात आती है एक तारत्व की, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ शायद अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है कि ध्वनि का तारत्व ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो जो ध्वनि का तारत्व का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ध्वनि के स्पेशली 3 गुण होते हैं, एक होता है तीव्रता, एक होता है तारत्व और एक होता है गुणता। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 444वां हो जाएगा कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। ठीक है, तो जो विरंजक चूर्ण होता है इसे अगर हम जल में मिश्रित कर दिया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है क्लोरीन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की जब विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, तो क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, ये आप याद रख पा रहे हैं। वहीं पर क्लोरीन की अगर बात करें तो संकेत क्या होता है, Cl होता है। परमाणु क्रमांक क्लोरीन का कितना होता है, तो 17 होता है। और परमाणु भार कितना होता है, तो 35 होता है। तो क्लोरीन का संकेत Cl, परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 35, और ये हेलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसे आप याद रखिएगा कि जो क्लोरीन है ये हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी क्लोरीन का कलर पूछ लिया जाए कि क्लोरीन गैस किस कलर की होती है, तो हल्के पीले कलर की, तीक्ष्ण और दम घुटने वाली गैस होती है, कौन सी, ये। ठीक है, और क्लोरीन द्वारा विरंजन करने पर एक चीज़ और याद रखने ना कि क्लोरीन गैस क्या करती है, तो फूलों का रंग उड़ा देती है। ये आपने सुना होगा कहीं कहीं कि जो क्लोरीन गैस है ये फूलों का रंग उड़ा देती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 445वां कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है। ठीक है, मतलब आपने ये पढ़ा होगा कि हमारा जो शरीर है वो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ग्लूकोज को काय में कन्वर्ट करता है, पाइरूवेट। मतलब सबसे पहले तो हम खाते हैं स्टार्च, ठीक है, स्टार्च खाते हैं तो मुंह में टूट जाता है, और वो टूटता है किसमें, शर्करा में। फिर शर्करा किस में टूटता है, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज किस में टूटेगा, पाइरूवेट में। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारे शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसमें ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है। तो पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, सेकंड ऑप्शन है माइट्रोकांड्रिया, थर्ड ऑप्शन है केंद्रक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर की जो कोशिका द्रव्य है इसमें ग्लूकोज का विखंडन होकर क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है, ये आपको याद रखना है। परंतु कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड लगा रहे होंगे माइट्रोकांड्रिया, तो माइट्रोकांड्रिया में पाइरूवेट का विखंडन होता है, समझना। माइट्रोकांड्रिया के अंदर पाइरूवेट का विखंडन होकर एटीपी बनते हैं, कितने, 36 एटीपी बनते हैं, कितने, 36 एटीपी बनते हैं। परंतु 2 एटीपी पहले ही बन चुके होते हैं, तो टोटल एक ग्लूकोज का अणु टोटल 38 एटीपी का निर्माण करता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर। फिर अगला पॉइंट ये याद रखिएगा कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति व केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य मतलब ये अगर एक कोशिका बना लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रक, तो यहाँ पर जो ये भाग होगा इसे हम बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव्य कहते हैं, है ना। ये कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है। तो यहाँ पर जो बीच का ये पार्ट है ये यहाँ पर होता है क्या, कोशिका द्रव्य, और यहीं पर ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 446वां क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो यहाँ पर पूछा क्या, देखो एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ये पूछा गया, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कालेन काइमा, सेकंड ऑप्शन है जाइलम, थर्ड ऑप्शन है पेरेन काइमा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर, जो जाइलम होता है। ठीक है,
जो जाइलम होता है ये एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ठीक है। तो यह है क्या जाइलम एक्चुअल में? तो जाइलम एक जटिल ऊतक होता है, ठीक है। तो जाइलम क्या होता है? एक जटिल ऊतक होता है, और जाइलम को एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम है इसका दारू, ठीक है। तो जाइलम को एक और नाम से जाना जाता है, तो जाइलम का एक और नाम क्या है? दारू। और एक आपने सुना होगा फ्लोएम, ठीक है, एक मिनट, फ्लोएम, एक आपने फ्लोएम सुना होगा। तो फ्लोएम को एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं बास्ट, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा कि जाइलम को एक और नाम से जाना जाता है जिसे दारू कहते हैं, और फ्लोएम को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बास्ट कहते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और जो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों के दोनों स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? स्थायी ऊतक के उदाहरण हो जाएंगे। पर यहाँ पे जो कोलेन काइमा दिया है, कॉलेन काइमा, पेरेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा, सारे के सारे ये एक क्या हो जाएंगे? सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ठीक है। ये सरल स्थायी ऊतक हो जाएंगे, कॉलेन काइमा, पेरेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा। परंतु जाइलम क्या हो जाएगा? एक सरल, ये हो जाएगा एक जटिल स्थायी ऊतक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 447वां कि निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है आपको एल्यूमिनियम और सल्फर, सिलिकॉन और फास्फोरस। इसमें बोला है कि सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है। तो एक मिनट में थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल आपके यहाँ बना देता हूँ, तो थोड़ा सा आप समझने में ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले इस प्रकार से मैं इसे 6 भागों में बांट लूँ, ज़्यादा बेटर होगा, थोड़ा समय लगेगा, बस 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर होता है क्या? बोरान, ठीक है। बोरान के बाद हो जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कार्बन। एक मिनट फिर से इधर देखें तो हम पीरियोडिक टेबल में बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आ जाता है। अगर हम देखें तो इस बोरान के नीचे क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है? सिलिकॉन होता है। इसके नीचे नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? सल्फर होता है। ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है? फास्फोरस होता है। अब ये देखो कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल यहाँ बनाऊँ तो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आप अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। पीरियोडिक टेबल में जब भी इधर से इधर जाते हैं और अगर ये सब के सब एक ही आवर्त में, समझना कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस सभी के सभी क्या है? एक ही आवर्त में है। आपको पता होगा आवर्त और वर्ग किसको बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं वर्ग, और ऐसे जो होते हैं उसे कहा जाता है आवर्त, ठीक है। तो एक ही आवर्त में है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर, मतलब बाएं से दायां जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटते जाता है। तो हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे बड़े आकार का परमाणु किसका है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम आ रहा है। तो सबसे बड़ा परमाणु का आकार किसका रहेगा? एल्यूमिनियम का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी पूछा क्या? निम्नलिखित में सबसे बड़े आकार का परमाणु किसका है। तो यहाँ पर 447 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। किसका? क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 448वां हो जाएगा कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, ठीक है। जब निषेचन होता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय, सेकंड ऑप्शन है युग्मनज, थर्ड ऑप्शन है युग्मज, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रोगाणु कोशिका, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। तो युग्मनज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो कुछ फैक्ट मैं बोल रहा हूँ आप अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है कि जो वृषण, ठीक है, वृषण एवं अंडाशयों में युग्मनज के निर्माण, ठीक है, युग्मनको, समझना मैं नाम दूसरा बोल रहा हूँ, युग्मनको के निर्माण की प्रक्रिया युग्मनक जनन कहते हैं, ठीक है। मतलब वृषण जो पुरुषों में होता है, अंडाशय जो महिलाओं में होता है, इनके अंदर जो युग्मनकों के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मनक जनन कहते हैं, ठीक है। और युग्मनकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि ये युग्मनज है, इसका निर्माण, युग्मनज इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं युग्मनज, ठीक है। इसका जो निर्माण है ये कौन से विभाजन से होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो वृषण होते हैं पुरुषों में उनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और जो शुक्र, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है। जो अंडाणु का निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है, मतलब महिलाओं में होता है, ठीक है। ये आप याद रखोगे। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 449वां कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है, ठीक है। जो पीतल है वो किससे बनी मिश्र धातु है, ये हमसे पूछा
गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है तांबा। ठीक है, वैसे तांबा लिखा है, तांबा और टीन। सेकंड ऑप्शन है तांबा और जस्ता। थर्ड ऑप्शन है तांबा और एल्यूमिनियम। और फोर्थ ऑप्शन है तांबा और लोहा। ठीक है, तो जो पीतल होता है वो किससे बना होता है, तो तांबा और जस्ता से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। तांबा मतलब कॉपर Cu, और जस्ता मतलब हो जाएगा Zn। तो पीतल किससे बना होता है, तो तांबा से और जस्ता से बना होता है। कितनी मात्रा होती है, तो 70% होता है तांबा और 30% होता है क्या, जिंक। तब जाकर क्या बनता है, पीतल का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रख ली। अब देखो तांबे की बहुत सारी मिश्र धातु है, तो मैं 4-5 यहाँ आपको बता देता हूँ, याद रखना। सबसे पहले हम पीतल पढ़ चुके हैं, जिसमें कॉपर 70%, टी और जस्ता Zn 30% होगा, तो पीतल का निर्माण होता है। सेकंड यहाँ आप याद रखोगे, एक होता है कांसा। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। एक होता है कांसा, और कांसा किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर और टीन का होता है, Sn टीन का। ठीक है, तो कॉपर जब 90% हो, कॉपर 90% हो और टीन 10% हो, तो किसका निर्माण होगा, कांसे का निर्माण होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कांसा किससे मिलकर बना होता है, तो कॉपर और टीन। Sn मतलब होता है टीन। ठीक है, तो कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर 90% और टीन 10% होता है। अगला यहाँ पर आपको एक रोड गोल्ड याद रखना है। ठीक है, एक होता है, एक मिश्र धातु है रोड, वैसे रोल्ड बोलते हैं उसको, रोल्ड सॉरी है ना, रोल्ड गोल्ड। एक रोल्ड गोल्ड होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है, तो कॉपर से और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। तो कॉपर होता है 90% और एल्यूमिनियम होता है 10%। तो जब 90% कॉपर और 10% एल्यूमिनियम मिलाते हैं, तो कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो रोल्ड गोल्ड बनती है। ठीक है, जो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। अब ये तीन अगर हमने पढ़ ली, तो मैं एक छोटा सा एक और बता दूँ, एक टाइप मेटल होता है। ठीक है, टाइप मेटल, और एक टाइप मेटल होता है। तो टाइप मेटल किसकी मिश्र धातु होती है, तो ये होती है लेड Pb, और Sb एंटीमनी, और Sn टीन। ठीक है, याद रखने का कि जो टाइप मेटल है वो किससे बनी होती है, तो लेड Pb, Sb टीन, सॉरी Sb हो जाएगा एंटीमनी, और Sn हो जाएगा टीन से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर जो लेड होता है वो 82% होता है, 15% होता है यहाँ पर Sb एंटीमनी, और टीन होता है 3%। इससे मिलकर बनता है क्या, टाइप मेटल। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि टाइप मेटल किन किन से मिलकर बनता है, तो लेड और एंटीमनी और टीन से मिलकर बना होता है। परसेंटेज 82, 15 और 3% होगा। आई होप सारी चीज़ें आपने याद रखी होगी। फाइनली हमारा क्वेश्चन था कि पीतल किससे मिलकर बनता है, तो तांबा और जस्ता कितना % होता है, तो 70-30। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 450 नंबर का, कि वैसे अंग जिनके मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वैसे अंग, अब देखो कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को समझो, कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना एक समान होती है, जैसे कि अपने हाथ है, बिल्ली का आगे का जो पैर है पंजा, कुत्ते का आगे का पैर है पंजा, ये इनकी मौलिक संरचना एक समान है। समझना, समझ पा रहे होंगे। अपना जो हाथ है, बिल्ली का आगे का पैर, वहीं पर बंदर का आगे का पैर या कुत्ते का आगे का पैर, इनकी मौलिक संरचना एक समान है सभी की, परंतु इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है। बिल्ली का आगे का पंजा अलग काम करता है, कुत्ते का अलग काम करता है, हम एक अलग काम करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली मतलब हुआ कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा समरूप अंग, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है जात्यावृत्ति नियम, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर कि समजात अंग, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जीवाश्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, समजात अंग कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप सारी चीज़ें समझे भी होंगे, और ऑप्शन ये सही है, ये भी समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है 451वां, कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहले तो आपको संक्रमण तत्व किसे बोलते हैं ये पता होना चाहिए। तो ये होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में यहाँ पर जो तत्व होते हैं जिन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, जितनी भी धातु है यहाँ पर ये जो आती है डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक के सारी की सारी। ठीक है, यहाँ पर बीच में, और ये कितनी होती है, टोटल 35 होती है। तो संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ पर जो आते हैं पीरियोडिक टेबल में बीच में टोटल 35 है, उन्हें कहा जाता है संक्रमण तत्व, और वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो उससे हमसे पूछा क्या है, अब ये देख लो कि संक्रमण तत्वों में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा सबसे सही है, वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इनके बाह्यतम कोष में से अपूर्ण होते हैं। ठीक है, इनका बाह्यतम कोष क्या होता है, अपूर्ण होते हैं, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और थर्ड ऑप्शन है इनके बाह्यतम कोष में से 3 अपूर्ण होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन इनका बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये जो पहला ऑप्शन है ये होना चाहिए था कि बाह्यतम कोष में
से अपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हम इसे बना लेते हैं। देखो मैं एक रियल चीज़ बता दूँ यहाँ की, कि इनके जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनके बाहर के 2 कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन चारों के चारों ही गलत छप गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर संक्रमण तत्व होते हैं, उनके जो लास्ट के बाहर के जो 2 कोष होते हैं ना, वो अपूर्ण होते हैं। मतलब अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो वो आंसर हमारा होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 452वां, कि कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है। ये हमसे पूछा गया है कि कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है Ca3PO4 होल ट्वाइस, सेकेंड ऑप्शन है CaPO4 होल ट्वाइस, थर्ड ऑप्शन है CaPO4 और फोर्थ ऑप्शन है CaPO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसका फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। अब बात आ रही है कैल्शियम की। ठीक है, तो कैल्शियम की जब बात आ रही है तो मैं कैल्शियम के और भी जो फॉर्मूले बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो पहला तो ये हो गया है कैल्शियम फॉस्फेट का। अब अगला आप याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट नाम लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ, CaSO4 2H2O। ठीक है, आपसे पूछ ले किसका फॉर्मूला है, तो कैल्शियम सल्फेट का है, CaSO4 × 2H2O। और कैल्शियम सल्फेट को ही हम जिप्सम के नाम से जानते हैं, मतलब ये फॉर्मूला जिप्सम का भी है। तो कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम हुआ, परंतु इसे हम जो सामान्य बोलचाल की भाषा या हमारे दैनिक जीवन में अगर यूज़ की बात करें तो उसे हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप हो गया। अगला एक फॉर्मूला आपको याद रखना है CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है CaCO3। और एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसे क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, CaO को क्विक लाइम कहा जाता है। ये आप सारी चीज़ें याद रखिएगा। फाइनली हमारा क्वेश्चन था कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो Ca3PO4 होल ट्वाइस होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 453वां, कि Ag प्लस और प्लस Cl माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है। तो सिंपल सी बात है, बनेगा क्या, AgCl बनेगा। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं कि सिल्वर क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 454 नंबर का, कि एक गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अब देखो, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तिक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये इस साइड का जो है ये पूरा का पूरा, इसके मध्य में एक बिंदु होता है ये वाला, इसे क्या कहते हैं, तो इसे पोल कहा जाता है, ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर क्या, राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 455वें नंबर का, कि एक तत्व ए, समझना एक अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, कि एक तत्व ए फॉर्मूला है क्या, A3O4 है। ठीक है, एक तत्व है जिसका फॉर्मूला A3O4 है के साथ ऑक्साइड, ठीक है, बनाता है। तत्व ए की संयोजकता कितनी है, तो ये ए की संयोजकता कितनी है ये पूछा है। तो मैंने एक चीज़ एक बताया था आपको पीछे कभी ना कभी, कि जो ये 4 लिखा हुआ है ये ए की संयोजकता है, और ये जो 3 लिखा है ये ओ की संयोजकता है। क्या समझ पा रहे हैं आप, मतलब जो ए के साथ 3 लिखा हुआ है वो ओ की संयोजकता है, और जो ओ के साथ 4 लिखा है वो ए की संयोजकता है। तो यहाँ पूछा है कि एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 है का ऑक्साइड बनाता है, तो ए की संयोजकता कितनी होगी, तो ए ओ के साथ 4 लिखा है तो ए की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। अगर यहाँ ओ की संयोजकता पूछते तो कितनी आती, 3 आती। मतलब फाइनली इसका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ओ के साथ 4 लिखा है जो कि ए की संयोजकता होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 456वां हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो पौधे होते हैं उसमें प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। तो पहला ऑप्शन है लंबवत विभाज्य, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा पार्श्व विभाज्य, ये 8th क्लास का क्वेश्चन है ना, और थर्ड ऑप्शन है अधिक विभाज्य, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा शीर्ष विभाज्य ऊतक। ठीक है, तो देखो पौधों की प्राथमिक वृद्धि, सबसे पहले आपको ये पता होना कि पौधे में 3 प्रकार की वृद्धि होती है, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। तो देखो तो किस प्रकार की वृद्धि होती है, पहले तो मैं ये बता दूं सबसे पहले कि 3 प्रकार की वृद्धि होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो अगर सपोज ये एक पौधा होता है, ठीक है, एक पौधा बना लिया हमने इस प्रकार से, और ये सारा आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तब आपको समझ पे आ पाएगा, ये एक पौधा हो गया। क्लियर है। पौधे में नीचे जड़ होती है। अब प्राथमिक वृद्धि में, प्राथमिक वृद्धि के अंतर्गत आता है कि पौधा जब ऊपर और नीचे जड़ बढ़े,
ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्राथमिक वृद्धि। समझ पा रहे हैं कि जब पौधा ऊपर का पार्ट बढ़ रहा है और नीचे की जड़ बढ़ रही तो उसे प्राथमिक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि किसको बोलते हैं? जब इसका तना मोटा हो रहा है, इस प्रकार से इधर भी फैल रहा है और इधर भी फैल रहा है। मतलब तना क्या होता है कि पहले इतना मोटा था, अब ये और मोटा हो गया, अब और मोटा हो गया। तो जब दोनों इस पार्श्व वृद्धि जिसको बोलते हैं इस प्रकार की, जब दोनों तरफ अगर वृद्धि करे तना, तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। बात आती है कि तृतीयक वृद्धि किसको बोलते हैं? तो आप देखेंगे जो छोटा पौधा होता है उसकी डाल आसानी से टूट जाती है, परंतु जो बड़ा पौधा होती है तो यहाँ से जो डाल निकलती है वो एक मजबूत होती है, पत्तियाँ जो रहती है मजबूत होती है, आसानी से नहीं गिरती। तो पत्तियों के जो जोड़ होते हैं या जो इस पेड़ की जो डाल बनी होती है उसके जो जोड़ होते हैं वो तृतीयक वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप प्राथमिक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि और तृतीयक वृद्धि समझे होंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। ठीक है, तो हमने ये चारों ऑप्शन लंबवत विभाज्युतक, पार्श्व विभाज्युतक, अधिक विभाज्युतक और शीर्ष विभाज्युतक पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ है, मतलब अधिक विभाज्युतक और शीर्षस्थ विभाज्युतक है, इसके कारण क्या होता है? प्राथमिक वृद्धि होती है। मतलब जो पेड़ हमारा ये था, पेड़ का ऊपरी भाग और नीचे भाग किसके कारण बढ़ता है? तो अधिक विभाज्युतक और शीर्षस्थ विभाज्युतक के कारण बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। सी और डी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 457वां कि बायोगैस में मेथेन कितने प्रतिशत होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बायोगैस में मेथेन होता है, आपने पढ़ा 65%। ठीक है, तो 65% मेथेन होता है, पर यहाँ 65 नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। राइट आंसर कितना होगा? 60% होगा। और मेथेन का फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, क्या होता है? CH4 होता है किसका फॉर्मूला? मेथेन का फॉर्मूला। ठीक है, ये आप याद रखोगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि जो बायोगैस होती है, ठीक है, तो बायोगैस जलाने के बाद कुछ ना कुछ अवशेष तो बचता होगा ना। तो जो अपशिष्ट बच जाता है ना बायोगैस जलाने के बाद, वो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस के कई यौगिक होते हैं। ठीक है, तो बायोगैस के जलाने के बाद जो यौगिक बचता है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के कई यौगिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। और बायोगैस में टोटल कितने % होती है? तो वैसे यहाँ 60 दिया इसलिए 60 आंसर लगा रहे, वैसे एक्चुअल में 65% होता है क्या? मेथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 458वां कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये होता है कितना? आपने हमेशा और हमेशा पढ़ रखा होगा इसे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर कि 9.8 प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, मतलब ये जी के मान की बात कर रहा है, तो जी का मान होता है कितना है? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कितना? जी का मान, और इसी की बात यहाँ कर रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 459वां कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC, ठीक है, नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। ठीक है, तो नीचे दिए गए में IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। सॉरी, यहाँ गलत आणविक सूत्र बोला है, तो हमें गलत आणविक सूत्र बताना है। तो देखो, सबसे पहले ये जो सारे फॉर्मूले लिखे हैं ये बने किससे हैं? तो मैंने पहले भी शायद बताया है, CnH2n+2 ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एल्केन समूह का। अगर सब में OH अगर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर सब में OH अगर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2n+1 और यहाँ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। अब पहला देखो कि अगर C का मान में 4 लिखूँ तो n का मान 4 दूनी 8 और ये कितना आएगा? 9। मतलब पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड अगर हम देखें यहाँ तो C2, अगर C का मान कितना लिख दें? C का मान अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो 2 दूनी 4 और ये कितना आ जाएगा? 5। मतलब सेकंड भी सही है। यहाँ अगर देखें थर्ड, ठीक है, तो थर्ड यहाँ OH आएगा। क्लियर है? तो यहाँ C3H7 है, तो C का मान N का मान अगर 3 लिखे तो 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा, OH आएगा प्रोपेनॉल, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है C2H3। तो अगर C का मान में 2 लिखता तो 2 दूनी 4 और 1 यहाँ कितना होना था? H की जगह 5 होना था। तो ऑप्शन नंबर जो गलत है वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, 10वीं के NCERT पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 460 नंबर का कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है सबल अम्ल, और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रासीड्स अनाक्सी अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा तनु अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 460 है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोक्सी या फिर अनॉक्सी अम्ल। तो यहाँ पर देखो चीज़ें समझ लो। देखा है कि वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन अगर जिसमें रहता है, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं अम्ल, और ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। तो हमें वो बोला है कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो तो उसे बोलते हैं हाइड्रोसीड्स या अनॉक्सी अम्ल। ठीक है,
तो आज के लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है मैं इसमें ज़्यादा डिटेल मैंने बताई तो लेक्चर लंबा हो गया है, ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर अगर रियल में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। हर क्वेश्चन का आपको आगे पीछे ऊपर नीचे हर चीज़ पता होगा, तब ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे पेपर में, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।